बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर अशरफ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में जैसा कि हमने पढ़ा था कि फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 बेसिक जो होते हैं कि एक्विजिशन ऑफ फाइनेंसिंग किस तरह से करनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है और डिविडेंड डिसीजन कैसे करनी है। तो आज हम फाइनेंस के फंक्शंस को देखेंगे कि किस तरह से हमने उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या हमें लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फाइनेंसिंग कैसे करनी है, पैसा लाना कहाँ से है। तो फाइनेंसिंग में 2 तरीके हम इसमें पढ़ेंगे, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग क्या चीज़ है। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स किस तरह से करनी है, डेट और क्या इक्विटी की रेशो क्या होनी चाहिए, ये हम इंट्रो में पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो तीसरा डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। तो कितना डिविडेंड कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उसका वेल्थ पे क्या असर होगा और कितना डिविडेंड जो है कंपनी अपने पास रिटेन रखेगी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलें जी, पार्ट 2 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 पढ़ते हैं जी। उससे पहले पार्ट 2 पढ़ने से पहले थोड़ी सी पार्ट 1 की रिवीजन कर देता हूँ। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ फाइनेंस क्या है, फाइनेंस का मतलब क्या है, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट क्या है और उससे कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अखज़ की गई है। तो उसके बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास फाइनेंस फंक्शन। तो फाइनेंस के फंक्शन कौन कौन से हैं, क्या काम करते हैं फाइनेंस के फंक्शन। तो फाइनेंस के फंक्शंस को 3 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज़, तो फाइनेंस फंक्शन को 3 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो फाइनेंस फंक्शन है क्या जी, ऑल डिसीजंस relating to finance are classified into 3 categories। तो 3 जो मेजर इसके फंक्शन हैं, तो इनके बारे में आज हमने पढ़ना है। कल वैसे हमने डेफिनेशन में इन्हीं फंक्शन को पढ़ा था। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि पैसा लाना कहाँ से, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंसिंग। तो एक्विजिशन ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, इससे पहले हमने पार्ट 1 में इन्हीं फंक्शन को डिस्कस किया था कि एक्विजिशन ऑफ फाइनेंसिंग किस तरह से करनी है और उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। तो तीसरा डिसीजन भी यहाँ पे आ गया है। तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले जो डिसीजन है वो है जी फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने क्या करना होता है, फाइनेंस करना होता है, फंड्स अरेंज करने होते हैं। तो इसमें हम देख रहे होते हैं जी डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से मुतल्लिक डिसीजन करने हमने, डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, के फंड्स को कहाँ कहाँ से हासिल करना है, किस तरह उसकी प्रोक्योरमेंट करनी है। एंड एनालाइजिंग, और सिर्फ प्रोक्योरमेंट ही नहीं करनी, उसके बाद उन तमाम फंड्स का एनालिसिस भी करना है। एनालाइजिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड। तो मुख्तलिफ सोर्सेज का क्या है, एनालिसिस भी करना है। अब मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, साफ ज़ाहिर है कंपनी जब फाइनेंसिंग करती है तो उसके बाद बहुत से ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फाइनेंसिंग करने से पहले कंपनी को 3 इम्पोर्टेंट जो कंसिड्रेशन है फाइनेंसिंग डिसीजन में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो 3 मेन कंसिड्रेशन उनको जहन में रखनी चाहिए जब वो फंड्स अरेंज कर रहे हों या फ़ंड रेज़ कर रहे हों।
तो 3 इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन कौन सी हैं? थ्री इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। नंबर 1 पे है जी रिस्क विद ईच सोर्स ऑफ फंडिंग। रिस्क विद ईच सोर्स ऑफ फंडिंग। कोई भी कंपनी जब फंड की प्रोक्योरमेंट कर रही होगी तो हर सोर्स के आगे हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सोर्स ऑफ फंड है, तो सबसे पहले उसको रिस्क को देखना चाहिए। रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क को क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है। तो ये बड़ा नॉलेज होना चाहिए इसका कि हर फंड के साथ कौन कौन से रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड हैं। नंबर 2 पे जी जो दूसरा फैक्टर जहन में रखना चाहिए वो है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो हर सोर्सेज की कास्ट का भी पता होना चाहिए कि कौन सा फंड। ऐसे नहीं है कि भाई फाइनेंसिंग हो रही है, पैसे मिल रहे हैं तो अपनी मर्जी से जो मर्जी लेते हैं, बाद में जब देने की बारी है तो ऑर्गेनाइजेशन को हर फंड की कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। मसलन वो इक्विटी शेयर इशू करके हासिल भी कर सकते हैं फाइनेंसिंग, या बॉन्ड इशू भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं फंडिंग के, जो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 पे उसकी रिस्क का पता होना चाहिए हर सोर्स ऑफ फंड का। नंबर 2 पे है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो हर सोर्स की कॉस्ट क्या होगी। तो नंबर 3 पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल ओवर फंड, कि कितना आपका कंट्रोल होगा हर फंड्स के ऊपर। तो ये 3 मेजर इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं बिफोर फाइनेंसिंग डिसीजन। इन 3 फैक्टर्स का पता होना चाहिए जो भी फाइनेंशियल मैनेजर्स है, फाइनेंस एग्जेक्टिव है, जो भी फाइनेंसिंग रेज कर रहे हैं, तो उनको ये 3 इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन जहन में रखने चाहिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी कौन कौन से हमारे पास सोर्स हैं जिसके ज़रिए हम फंड रेज कर सकते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन हम पढ़ रहे थे। तो कंपनी के पास 2 मेजर सोर्स हैं फाइनेंसिंग के। नंबर 1 पे है जी डेट फाइनेंसिंग, नंबर 2 पे है हमारे पास इक्विटी फाइनेंसिंग। तो नंबर 1 पे है जी हमारे पास डेट फाइनेंसिंग। कंपनी या तो डेट इशू करे और कर्जा हासिल ले, दूसरा है शेयर्स इशू करे जिसको हम इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। तो दो ये मेन सोर्स हैं कंपनी के पास जब फंड रेज करना है, या तो वो कर्जा ले या शेयर्स इशू कर ले। अब देखिए डेट फाइनेंसिंग में कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं कंपनी के पास। तो डेट फाइनेंसिंग अगर कंपनी करनी है तो उसके लिए या तो वो क्या कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है, या कंपनी के पास ऑप्शन है कि डिबेंचर इशू करे। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं, आगे हम मज़ीद इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। कर्जा हासिल करना, डिबेंचर इशू कर सकती है, या लोन फ्रॉम बैंक से भी कर्जा ले सकती है। तो अगर हम इक्विटी की बात करें, देखें स्टॉक के हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं स्टॉक के। एक है हमारे पास कॉमन स्टॉक और दूसरा क्या है, प्रेफर्ड स्टॉक। इक्विटी में हमारे कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो कॉमन स्टॉक इशू करें जिसको कॉमन शेयर्स भी बोलते हैं। नंबर 2 पे है जी
प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफर्ड शेयर्स। अब देखिए इनका फ़र्क क्या है, डेट फाइनेंसिंग कंपनी क्यों करती है, इक्विटी फाइनेंसिंग क्यों करती है, इसके बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस करना है। अब बॉन्ड जो है बेसिकली सबसे पहले मैं इक्विटी के साथ बात करूं कि इसमें से क्या है। इक्विटी जो होता है वो लीस्ट रिस्क है फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। इक्विटी का जो फंड सोर्स है वो लीस्ट रिस्क है फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। वो भी बताता हूं क्यों है। लीस्ट रिस्की फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के हिसाब से लीस्ट रिस्की है फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए कॉमन शेयर्स में क्या होता है, कंपनी तभी डिविडेंड देती है जब उसको प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी क्या है, डिविडेंड नहीं देती। डिविडेंड क्या है, जब किसी भी कारपोरेट कंपनी को, कारपोरेट सेक्टर में किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का जितना हिस्सा वो शेयर्स होल्डर में डिवाइड करती है, कॉमन शेयर्स होल्डर में, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो अगर फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देगी कॉमन शेयर्स होल्डर को, अदरवाइज नहीं देगी। इस वजह से इस सोर्स को क्या कहा जाता है जी, लीस्ट रिस्क है फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन शेयर्स होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हाई रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि शेयर्स की प्राइस अप डाउन होती रहती है, तो कंपनी डाउन भी जा सकती है, उसकी शेयर प्राइस अप भी जा सकती है। दूसरी जो इसकी है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव सोर्स है, एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंडिंग। ये सबसे महंगा सोर्स है। क्यों, कंपनी, कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई नई कंपनी अगर वो कॉमन शेयर्स इशू कर रही है तो उसको शेयर्स इशू करने के लिए फ्लोटेशन कास्ट बेयर करनी पड़ेगी, अंडर राइटर्स को कमीशन देना पड़ेगा, शेयर्स बिकवाने वालों को कमीशन देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा इस पर ख़र्चा आता है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन करानी पड़ेगी शेयर्स इशू करने के लिए। तो इस वजह से इसको कहा गया कि कॉमन शेयर्स के है जो, एक तो फंड्स का एक्सपेंसिव सोर्स है, इसमें कास्ट ज़्यादा आती है, लेकिन फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, लीस्ट रिस्की है। अगर हम डेट की तरफ आते हैं, जैसा कि बॉन्ड है, ये कॉमन शेयर्स की, अगर बॉन्ड्स या डेट की तरफ आते हैं, बॉन्ड्स क्योंकि चीपर देन इक्विटी होते हैं, ये कॉमन शेयर से सस्ती कास्ट इसकी होती है। उसकी भी वजह है, क्यों होती है, चीपर देन इक्विटी। वजह है जी ड्यू टू टैक्स एडवांटेज, क्योंकि जो कंपनियां बॉन्ड इशू करती हैं जब वो उस पर इंटरेस्ट पे करेंगी तो वो जब इनकम स्टेटमेंट बनाती हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद, फिर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को पहले माइनस कर देती हैं। जब वो इंटरेस्ट को माइनस करेंगी तो हमारी अर्निंग क्या होगी, कम होगी। जब अर्निंग कम होगी तो उस पर टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो इस वजह से इसकी कॉस्ट सेट ऑफ हो जाती है, सेटल होती है, तो ट्रेड ऑफ होती है बेसिकली ये। तो टैक्स एडवांटेज की वजह से ये क्या है, चीपर होती है। लेकिन इसमें क्या होता है जी, हाई रिस्क फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। हाई रिस्क फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म के हिसाब से ये क्या है, हाई रिस्क है। हाई रिस्क क्यों है वो भी बताता हूँ जी। देखिए कॉमन शेयर्स में हमने कहा था कि कॉमन शेयर्स हो, कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कॉमन शेयर्स वालों को डिविडेंड देगी, अदरवाइज नहीं देगी। जबकि बॉन्ड पे क्या होता है, फिक्स रेट होता है, इसके ऊपर फिक्स रेट तय होता है कि इतने % इन्वेस्टर को पैसे मिलेंगे। तो हाई रिस्क इसलिए फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कंपनी को लॉस हो, नफ़ा हो, कुछ भी हो, बॉन्ड्स वालों को फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हर हाल में देना होगा। तो इस वजह से फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हाई रिस्क के होते हैं। तो इसके साथ डिफरेंट रिस्क फैक्टर जो हैं एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉन्ड के साथ इंटरेस्ट रेट रिस्क भी एसोसिएट हो सकता है।
रेट कम या ज़्यादा हो जाता है, काइबर के में फ़र्क आ जाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। उसके बाद जी इन्फ्लेशन रिस्क भी हो सकता है, क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ अक़साम है जो रिस्क एसोसिएट होता है, लिक्विडिटी रिस्क भी है, ये मुख्तलिफ इसमें आते हैं। तो कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक इसको भी हम डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं तो कॉमन स्टॉक और इस पे डिफरेंस क्या है, कॉमन स्टॉक वर्सेस प्रेफर्ड स्टॉक। तो चलें जी डिफरेंस देखते हैं इसमें। हमने पढ़ा जी इक्विटी शेयर्स में, लास्ट पेज से जो हमने पढ़ा, इक्विटी शेयर्स या स्टॉक के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक था जी हमारे पास कॉमन शेयर्स, दूसरा है जी हमारे पास प्रेफर्ड शेयर्स। ये जो लास्ट पेज पे मैंने बॉन्ड्स का पढ़ाया था, ये बॉन्ड को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। एक चैप्टर है इसका भी, चैप्टर का नाम है जिसमें हम पढ़ेंगे, इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन। उसमें हम इसकी डिटेल में कैलकुलेशन भी करेंगे, प्राइस भी फाइंड करेंगे, वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं उसके बारे भी हमने पढ़ना है। तो कॉमन शेयर्स और प्रेफर्ड शेयर्स में फ़र्क भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके भी अलग अलग एक चैप्टर है इसका, उसके कैलकुलेशन भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो इन दोनों की प्राइस और वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे जी स्टॉक वैल्यूएशन। तो उस चैप्टर का नाम है स्टॉक वैल्यूएशन, किस तरह से वैल्यूएशन की जाती है, कॉमन स्टॉक की क्या वैल्यू होती है और प्रेफर्ड की क्या वैल्यू होती है। तो डेट फाइनेंसिंग की भी वैल्यूएशन करनी है हमने, और इक्विटी फाइनेंसिंग भी वैल्यूएशन करनी है। तो डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट जो है, कॉमन स्टॉक जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होती है बाय द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट डन बाय द ओनर। तो कॉमन स्टॉक में जो शेयर होल्डर पैसे लगा रहे होते हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट लाइक होती है, इन्वेस्टमेंट डन बाय इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जबकि प्रेफर्ड स्टॉक में क्या होता है जी, प्रेफर्ड रिप्रेजेंट कैपिटल ऑफ द ओनर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कैपिटल ऑफ ओनर्स। अब इसकी क्या वजह है वो भी मैं बताता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट क्या है और कैपिटल क्या है, देखिए प्रेफर्ड स्टॉक में दो खसूसियात होती हैं, एक इसमें डेट की भी खसूसियात है और इक्विटी की भी खसूसियात है, इस वजह से इसको कैपिटल कहा गया है। डेट की खसूसियत क्या है, क्योंकि इस पे रेट ऑफ रिटर्न प्रेफर्ड पे क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए डेट कैटेगरी में भी आता है। और इक्विटी क्या है, क्योंकि ये आपके कैपिटल में शामिल होता है, इस वजह से इक्विटी भी कहा जाता है। तो ये कैपिटल ऑफ द ओनर्स है, ये इन्वेस्टमेंट डन बाय द इन्वेस्टर्स है, क्योंकि कॉमन शेयर होल्डर जो पैसा अपना लगाते हैं उसका कोई पता नहीं होता वापस मिलता है या नहीं मिलता, तो वो एक इन्वेस्टमेंट में आता है। नंबर 2 पे है जी हमारे पास कॉमन शेयर्स होल्डर वालों के पास वोटिंग राइट होते हैं। अब वोटिंग राइट्स कहाँ पे काम आते हैं ये भी आप पूछेंगे। देखिए जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो लिस्टेड कंपनियां, उनमें मुख्तलिफ डिसीजंस के लिए वोटिंग राइट की ज़रूरत पड़ती है। मसलन रिमूवल ऑफ द एडिटर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट है, तो एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है उसमें भी वोटिंग की ज़रूरत होती है। तो कॉमन शेयर होल्डरों के पास वोटिंग राइट्स होता है ताकि वो अपना राइट्स को शामिल कर सकें। असल जो कंपनी के मालिक होते हैं वो कॉमन शेयर्स वाले होते हैं, इनकी ओनरशिप होती है। इन्होंने डायरेक्टर्स और इनको हायर किया होता है, जो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रेफर्ड के पास
इस तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं होता। जिन लोगों के पास प्रेफर्ड शेयर्स होंगे वो मैनेजमेंट की किसी भी फैसला साजी में वोटिंग नहीं कर सकते। नंबर 3 पे जो डिफरेंस है जी, इसमें नो फिक्स डिविडेंड कोई फिक्स नहीं होता। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो प्रेफर्ड शेयर में क्या है जी, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें क्या होता है जी, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है। नंबर 4 पे है जी, अच्छा, अब कॉमन शेयर्स होल्ड वालों को अगर कंपनी डिसॉल्व हो रही है या ख़त्म हो रही है तो कॉमन शेयर्स होल्ड वालों का दूसरे नंबर पे नाम आता है और तीसरे नंबर पे आता है। अब देखें, प्रेफर्ड शेयर्स जो होते हैं वो अपना राइट जो है कैन क्लेम देयर राइट, ये अपने राइट को क्लेम कर सकते हैं, चाहे कंपनी डिसॉल्व भी हो जाए तो ये अपना हिस्सा मांग सकते हैं। जबकि कॉमन शेयर्स होल्डर वालों के पास ये ऑप्शन नहीं होता, तो ये कैन नॉट क्लेम देयर राइट, तो ये अपने राइट को क्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो बॉन्ड होल्डर्स को दी जाती है, क्योंकि उन्होंने कंपनी को प्योरली कर्जा दिया होता है। बॉन्ड होल्डर्स के बाद आते हैं जी प्रेफर्ड शेयर होल्डर। अगर उसके बाद कुछ बच जाए तो फिर वो मिलता है कॉमन शेयर्स को, कॉमन शेयर होल्डर जो होते हैं। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस भी आ गया। तो जैसा कि लास्ट हमने पढ़ा था, कंपनी के पास मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा फाइनेंसिंग सोर्सेज क्या हैं, डिफरेंट हमने पढ़े हैं अभी के, या तो डेट फाइनेंसिंग हो सकती है या इक्विटी फाइनेंसिंग हो सकती है। अगर इक्विटी की बात करें तो कंपनी के पास ऑप्शन है जी कॉमन शेयर्स इशू करें, कंपनी के पास ऑप्शन है बॉन्ड इशू करें, कंपनी के पास ऑप्शन है डिबेंचर्स इशू करें, कंपनी के पास ऑप्शन होगा कि लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से भी कर्जा ले सकते हैं। अब शुरू में मैंने बताया कि जब भी कंपनी कोई फाइनेंसिंग डिसीजन करेगी तो 3 इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होंगी। सबसे पहले रिस्क को देखेगी, उसके बाद उसकी कॉस्ट को देखेगी, ठीक है। अब साफ ज़ाहिर है जब कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो इससे रिलेटेड क्या होगा, रिस्क भी होगा। बॉन्ड से रिलेटेड भी क्या होगा, रिस्क होगा। डिबेंचर से रिलेटेड भी क्या है, रिस्क है। बैंक से रिलेटेड भी क्या है, रिस्क है। तो इस रिस्क फैक्टर को देखने के लिए कि इस रिस्क का इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड्स वैल्यूएशन, डिबेंचर्स और बैंक के क्या असर पड़ता है, तो इसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रिस्क को मेजर करने के लिए, और उसका कंपनी की वेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे लीवरेज। लीवरेज में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे जी। तो इससे रिलेटेड हम बॉन्ड्स पढ़ रहे थे, ये सारा कुछ कर रहे थे। अब साफ ज़ाहिर है इक्विटी के रिलेटेड भी क्या होगी, कॉस्ट होगी। बॉन्ड से रिलेटेड भी क्या होगी, कॉस्ट होगी। साफ ज़ाहिर है बॉन्ड्स की क्या है, कॉस्ट से मुराद क्या है कि जो आप इसको इंटरेस्ट देंगे। इक्विटी से रिलेटेड कॉस्ट क्या होगी, आप जो डिविडेंड देंगे। बॉन्ड से रिलेटेड कॉस्ट क्या होगी, इस पे आप इंटरेस्ट देंगे। डिबेंचर से रिलेटेड भी क्या होगी, कॉस्ट होगी, वो भी इंटरेस्ट होगा। तो लोन से रिलेटेड भी क्या है, कॉस्ट होगी, तो ये भी क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। तो जब हम ये इस टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे
कि इक्विटी की शेयर्स, इक्विटी की कॉस्ट क्या है, बॉन्ड्स की क्या है, डिबेंचर्स की क्या है। तो इस सारी कॉस्ट की जब हम टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उस चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे ये कॉस्ट से रिलेटेड होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो कंपनी ने कैपिटल ये इकट्ठा किया है डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग है उससे टोटल रिलेटेड कॉस्ट क्या होगी। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी नहीं करनी कि इक्विटी को शेयर्स इशू कर दो जी, बॉन्ड्स इशू कर दो जी, डिबेंचर इशू कर दो या लोन इशू कर लो, अपनी मर्जी नहीं चलनी। ये भी देखना होगा कि इसका हमारी वेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्या हमने देखना है, इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डेट कितना लेना है, इक्विटी कितनी लेनी है, उसके बाद उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। एक चैप्टर है जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। तो अब देखें कंपनी ऐसा नहीं करती कि टोटल डेट 100% इक्विटी इशू कर दे, 100% बॉन्ड्स इशू कर दे या 100% डिबेंचर इशू कर दे। साफ ज़ाहिर है उसकी रेशो होगी कि 50% इक्विटी 50% बॉन्ड्स या 60% इक्विटी 40% बॉन्ड। मोस्टली जो होता है 30% इक्विटी और 70% डेट फाइनेंसिंग की जाती है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी डेट और इसका वेल्थ पे कितना असर पड़ता है, हमें डेट कितना रखना चाहिए और इक्विटी कितनी रखनी चाहिए। इसके लिए भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर्स थ्योरी पढ़ेंगे हम इसमें। अब कैपिटल स्ट्रक्चर्स थ्योरी क्या कहती है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स थ्योरी बताती है कि आपके डेट मिक्स कितना है, यानी कि डेट और इक्विटी की रेशो क्या है और उसका हमारी वेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये मैं यहाँ पे इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखना है थ्योरीज में, रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी इक्विटी फाइनेंसिंग एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, और फर्म की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा ये हमने इसमें सीखना है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो डेट यूज़ कर रही है 70% और इक्विटी यूज़ कर रही है 30%। तो हमने ये देखना है कि क्या डेट जो 70% है और इक्विटी 30% है, क्या हमारे लिए ये यहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमल होगी कि या नहीं होगी। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा जिस पे हमारी कॉस्ट मिनिमम हो और हमारी यूटिलाइजेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की रेशो हमने फाइंड करना है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में पढ़ेंगे। अब कैपिटल स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास, इसकी दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर्स में कोई इम्बेडेड ऑप्शन नहीं होते, उसमें वारंट्स ऐड नहीं होते। ये टर्म्स हैं अकाउंटिंग की जो इसके साथ अटैच होती हैं, जो हम पढ़ेंगे फाइनेंस में। कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें इम्बेडेड ऑप्शंस होते हैं, इसके साथ मुख्तलिफ ऑप्शन इम्बेड कर दिए जाते हैं। इम्बेडेड ऑप्शन, स्टॉक वारंट, स्टॉक राइट, कन्वर्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नो ऑप्शंस। ये सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है।
तो ये था जी हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन के फाइनेंसिंग डिसीजन करने के लिए हमें सबसे पहले कंसिडरेशन रिस्क और कॉस्ट को देखना चाहिए। फिर कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास, डेट फाइनेंसिंग भी है, इक्विटी फाइनेंसिंग भी है। डेट फाइनेंसिंग का भी रिस्क को देखना है और इक्विटी फाइनेंसिंग के भी रिस्क को देखना है। तो उस रिस्क को मेजर करने के लिए हम लीवरेज का चैप्टर पढ़ेंगे और उसकी कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ेंगे और उस कितने डेट की परसेंटेज होनी चाहिए और इक्विटी की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, उसका रिलेशनशिप क्या है, किस सेंस में कि वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या असर पड़ेगा, उसको मेजर करने के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसमें सिंपल और कम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो ये पहला था हमारा जो फाइनेंसिंग डिसीजन हमने टॉपिक शुरू किया था। नंबर 2 पे जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरफ चलते हैं जी। तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने करने हैं, हाँ इसमें हमने ये देखना है। अब देखिए 3 मेजर फंक्शन जो शुरू में मैंने बताए थे। पहला फंक्शन है हमारा फाइनेंसिंग का, पैसा लाना कहाँ से है। जब पैसा आपके पास फाइनेंसिंग वगैरह हो जाएगी तो फिर उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है। तो इसमें हमने क्या देखना होता है जी, वेयर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, पैसा लगाना कहाँ से है। तो डिसीजंस रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के फंड्स को यूटिलाइज किस तरह से करना है जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न आपको हो, एंड इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। कि कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए और कौन से शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, फाइनेंसिंग फंक्शन जो पहला है हम उसमें क्या करते थे, लायबिलिटी साइड की बात करते थे कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या होंगी, किस तरह से फाइनेंसिंग करनी है, बैंक से किस तरह से कर्जे लेने हैं, शॉर्ट टर्म लेने हैं, लॉन्ग टर्म लेने हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की भी बात की थी, जैसे बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये लॉन्ग टर्म्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम एसेट साइड की बात करेंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब देखिए एसेट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स और दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म या करंट एसेट्स जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स की, लॉन्ग टर्म एसेट में जब कंपनी शेयर फाइनेंसिंग करेगी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसके पास करने के लिए, क्योंकि उसको क्या ज़रूरत होगी, प्लांट की ज़रूरत होगी, प्लांट की इन्वेस्टमेंट होगी, बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, लॉन्ग टर्म एसेट्स में मशीनरी हो गई। तो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है डिसीजंस। ठीक है जी। अब देखिए इसमें हमने साफ ज़ाहिर है जब आप लॉन्ग टर्म डिसीजन कर रहे होंगे तो इसमें फ़ंड्स भी क्या है, आपको ह्यूज अमाउंट में ज़रूरत होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट इसके लिए ज़रूरत होगी जो हम के फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमने फाइंड करना है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को देखने के लिए हमें प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन होगी, क्योंकि इसमें होती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लंबे अरसे के लिए आप आ रहे हैं मार्केट में, कारोबार कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें ग्रोथ लॉन्ग टर्म जहन में होती है आप लोगों की। अभी लॉन्ग टर्म को हम देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म को बाद में देखते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो इस लॉन्ग टर्म एसेट्स को ये एवेल्यूएशन होती है। ऐसे नहीं है कि प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये वो इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर दें, कोई प्लांट लगाना है ऐसे ही इन्वेस्ट कर दें। उसके लिए बाकायदा एक प्रोजेक्शन होती है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन करते हैं और कैश फ्लो एस्टिमेशन देखते हैं।
तो किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उसके सबसे पहले क्या चाहिए, उस प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन चाहिए। मसलन गवर्नमेंट कहीं पे अगर कोई डैम बना रही है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन होगी। किसी भी प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन होती है, देखना होता है कि क्या ये प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना फिजिबल है कि नहीं है। दूसरी इसकी बात है कैश फ्लो एस्टिमेशन। तो कैश फ्लो भी अक्कर होंगे या नहीं होंगे, तो इसको भी हमने पढ़ना है, कैश फ्लो एस्टिमेशन। अब देखिए प्रोजेक्ट वैल्यूएशन भी एक अलग चीज़ है और कैश फ्लो एस्टिमेशन भी अलग चीज़ है। अब प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन और कैश फ्लो एस्टिमेशन के लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ये कुछ टेक्निक्स हैं फाइनेंस की कि जब आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हों तो उनका एवेल्यूएशन किस तरह से करनी है। तो ये हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ठीक है। अब कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में 4 टेक्निक्स हैं। नंबर 1 पे है जी हमारे पास पे बैक पीरियड। कि एक प्रोजेक्ट कितने टाइम पीरियड में अपनी कॉस्ट को रिकवर करेगा, तो पे बैक पीरियड है। दूसरा जी हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये भी एक टेक्निक है। इसके बारे में भी हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में। और नंबर 3 पे है जी हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR जिसको बोलते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है। और नंबर 4 पे जो हर सबसे मोस्ट रिलायबल टेक्निक्स है वो है जी नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपने कैश फ्लो आपको 3 या 4 साल बाद जाके मिलना है, आज उसकी वैल्यू क्या होगी। या किसी कंपनी के जो कैश फ्लो हमें पहले साल फॉर एग्जांपल 1 लाख होगा, दूसरे साल 2 लाख, अगले साल 5 लाख, तो इस तरह से तो उनकी आज की वैल्यू क्या होगी, तो उसको कॉस्ट के साथ हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे तो क्या हमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म एसेट्स में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, उसको किस तरह से देखना है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जी शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स में किस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। शॉर्ट टर्म एसेट्स दूसरी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट के। तो इसमें हमने क्या देखा है, हाउ टू इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल, साफ ज़ाहिर है जब बिजनेस रनिंग पोजीशन में होगा तो हमें नेट कैश भी मेंटेन करना होगा कुछ ना कुछ। उसके लिए हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत होगी, स्टॉक परचेज करेंगे। उसके बाद हमने लोगों को उधार भी देना है तो उसको क्या कहेंगे, डेटर्स। और इनको किस तरह से मैनेज करना है। और जब जो माल हम उधार पे लेंगे उसको हम कहते हैं क्रेडिटर, जो क्रेडिटर्स को पैसे देने होंगे। तो ये इन सब चीज़ों को जो रूटीन की या डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको भी मैनेज करना होता है कंपनी ने। किस सप्लायर को कितने अरसे बाद पैसे लेने हैं या कितना क्रेडिट पीरियड देना है, वो हम डेटर्स को डिसाइड करते हैं। कितने अरसे के लिए क्रेडिटर से उधार माल पे लेना है, उसका हमारे वर्किंग कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट करने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखिए हर एक चीज़ के बारे में, अब फाइनेंस के 3 बेसिक डिसीजंस में से
हर एक में बहुत से डिसीजन मेकिंग है जिसके लिए अलग अलग एक चैप्टर्स हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की हम इसमें डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, किस तरह से हम कर सकते हैं। तो लास्ट जो हमारे पास डिसीजन है जी, डिविडेंड डिसीजंस। तीसरा जो हमारे पास है जी, डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड क्या है? कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर में डिविडेंड को क्या करती है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो ये क्या होगा जी, हाउ मच कैश कैन बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, हाउ मच कैश कैन बी पेड कितना कैश अदा किया जा सकता है, किस में से, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से कितना आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना आपने अपने पास रखना है। एज अ इनकम ऑर्गेनाइजेशन एज इनकम फॉर इट्स शेयर होल्डर, जो कि शेयर होल्डर के लिए क्या होती है, ये इनकम होती है, आमदनी कहलाती है। अब देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली देखा जाए तो। शेयर होल्डर को टोटल जो कंपनी की अर्निंग होती है उसमें से कितना रिटेन करना है और अमाउंट टू बी पेड, कितनी कंपनी ने शेयर होल्डर को देनी है, और अमाउंट टू बी रिटेन दूसरा जो है, और कितनी कंपनी ने अमाउंट रिटेन करनी है। साफ ज़ाहिर है अब कंपनी सारा तो नहीं दे सकती, जितना भी प्रॉफिट होगा सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को देती है। हाउ मच अमाउंट टू बी पेड टू शेयर होल्डर, ये भी डिसीजन करना होता है। कंप्लीट मैं लिख देता हूँ, हाउ मच अमाउंट टू बी पेड एंड हाउ मच अमाउंट टू बी रिटेन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो साफ ज़ाहिर है कंपनी जब सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी तो वो अपने पास रखेगी, आगे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, इससे कंपनी की क्या है, अर्निंग मज़ीद बढ़ेगी। तो कंपनी को इससे क्या होगी, सपोर्ट मिलेगी और ज़्यादा फंड इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये था जी हमारा पार्ट 2 का टॉपिक। फाइनेंस के फंक्शंस भी ये कहलाते हैं, कंपनी की डिसीजन की टाइप्स क्या हैं फाइनेंस के, वो भी कहलाते हैं। तो एंड पे रिवाइज करता जाऊँ, 3 तरह के बेसिक डिसीजन हैं हमारे पास। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग में हम 2 तरह से फाइनेंस करते हैं, डेट फाइनेंसिंग या इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में क्या है, बॉन्ड इशू करते हैं, लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है, डिबेंचर इशू करते हैं। इक्विटी में कॉमन और प्रेफर्ड शेयर्स इशू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या है कि लॉन्ग टर्म एसेट में भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसकी एवेल्यूएशन के लिए हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। और शॉर्ट टर्म एसेट्स में हमने किस तरह से वर्किंग कैपिटल को देखना है। तो लास्ट में है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन तीसरे नंबर पे। तो कितना डिविडेंड कंपनी के पर ये डिसीजन करती है कि कौन से पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्या एक्टिव पॉलिसी अपनानी चाहिए या पैसिव पॉलिसी अपनानी चाहिए। ठीक है, तो ये है जी हमारा टॉपिक। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।